हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार मिश्रा, वेलकम इन अकाउंटेंसी टू योर चैनल। और आज हमारा टॉपिक है, चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हम एक वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, देख चुके हैं आपको, जिसमें कंटेंट था नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा ध्यान होगा यहाँ पे कि हम यहाँ देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज को आप जरूर लास्ट तक देखें, आपसे बहुत रिक्वेस्ट। टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का एक वीडियो जो देख चुके हो, उसके बाद है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है। यहाँ हम अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में अगर मैं एक बात बताऊं तो ऑर्गेनाइजेशन क्यों होता है, तो जो प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे सारे रिसोर्सेस को जिस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वही उसी को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। और अब ऑर्गेनाइजिंग का हमारे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपैक्ट होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, वो देखना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज व्हाट, स्पेशलाइजेशन। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, स्पेशलाइजेशन। अब इस स्पेशलाइजेशन को देखते हैं, इसमें क्या मीनिंग होता है। हमने जो प्लानिंग किया है, जो हमारा मेन टारगेट है, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें उन एम्प्लॉइयों को सेलेक्ट करना होता है जो हमारे उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल हो। यानी जिस काम के लिए जो बंदा, जो व्यक्ति हमारे लिए परफेक्ट हो, उस ऐसे व्यक्तियों का, उस ऐसे एम्प्लॉइयों का, ऐसे वर्कर्स का सिलेक्शन करना जो अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और अपने प्रोफेशनल तरीके से हमारे उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्पेशलाइजेशन को ध्यान देना होगा। यानी हम उन स्पेशलिस्ट लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में बेहतर तरीके से, हेल्पफुल तरीके से हमारे साथ काम कर सके। अब हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉइयों का सिलेक्शन करते हैं, स्टाफ का सिलेक्शन करते हैं, उन सारे रिसोर्सेस का सिलेक्शन करते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होती है। सेकेंड पॉइंट इज गिवन व्हाट, रोल क्लैरिटी। रोल क्लैरिटी में क्या होता है, अब जो भी एम्प्लॉइज हमने सेलेक्ट किए हैं, जो भी वर्कर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, जो भी हमारे साथ काम करने वाले मेंबर्स हैं, उन सारे मेंबर्स की रोल क्लियर होनी चाहिए। यानी रोल क्लियर होने का क्या सेंस है, यहाँ पे हर एक उस वर्कर को, हर एक उस मैनेजरियल लेवल के जो मेंबर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि हर उस बंदे को कौन सा काम करना है। यानी आप हर व्यक्ति को एक ही काम में नहीं लगा सकते हो, हर व्यक्ति को उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, जैसे पहला वर्डिंग था स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ आवर मैनेजर्स एंड वर्कर्स, वी क्लियर द जॉब ऑफ ऑल आवर वर्कर्स एंड मैनेजरियल लेवल परफॉर्मर्स। हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनको रोल क्लियर करो कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम दिया जा रहा है, आप अपने इस काम को ही कॉन्सेंट्रेट होकर करिए, बाकी आपको दूसरे काम से कोई मतलब मीनिंग रखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपका पूरा फोकस जो आपको काम दिया गया है उस पर होना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसका रोल क्लियर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या दिया है,
क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस थर्ड टॉपिक में क्या दिया गया है कि जिस पर्सन को जो भी रोल हमने दिया, जिस पर्सन को जो भी रोल हमने दिया कि आपको ये काम करना है, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन के काम को देखेंगे, आप स्टोर्स डिपार्टमेंट के स्टोर्स में कितने मटेरियल्स हैं, क्या है, उनको देखेंगे। एक पर्सन को जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है उसको मैंने कहा कि आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल शॉर्टेज क्या है, आप उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, उनको आप सॉर्ट आउट करेंगे। यानी कि जो भी रोल हम देते हैं उस रोल में हर एक व्यक्ति का अपनी कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डिफाइन कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति को जो रोल हम देते हैं कि आपको ये काम करना है, उस व्यक्ति को देखो काम तभी हो पाता है जब किसी भी पर्सन के पास इस बात का अथॉरिटी हो कि वो उसके साइन से ये काम होगा, यानी उसके अधिकार होना चाहिए कि आप ये डिसीजन ले सकते हो। तो उसको एक अथॉरिटी भी दीजिए और साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। डीएम को यह अधिकार है, जैसे अगर बात करें गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक सबसे बड़ा जो पावर पर्सन होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास क्या होता है, पावर, पावर मतलब राइट्स, राइट्स मीन्स अथॉरिटी। तो उसको अथॉरिटी दी गई है कि आप अपने स्तर के जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके सपोर्टिंग, आपके नीचे के जो भी ऑफिसर्स हैं, आप उनको अगर उनकी गलतियां हैं तो उनको पनिश करोगे, अगर वो बेटर काम कर रहे हैं तो उनको आप अवार्ड रिवार्ड भी दे सकते हो। तो डीएम के पास अथॉरिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट लाइक दिस यहां पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे मैनेजरियल मेंबर्स हैं, उनकी राइट्स यानी उनकी अथॉरिटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिसाइड कर देना चाहिए, जिससे कि वो सही तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर सकें। और क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेस होते हैं, डेफिनेटली वो रिसोर्सेस क्या होते हैं। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी रहे हैं और इकोनॉमिक्स के बारे में आप सुने हुए हैं, जानते हुए हैं। मैं कई वीडियोज में इस टॉपिक को बार बार उठाता हूं कि आवर रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। हाउ टू रेशनली मैनेज आवर रिसोर्सेज टू अचीव आवर वांट्स। हम अपने उन अवेलेबल रिसोर्सेस को, जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उनको किस तरीके से प्रोपोर्शनली हम यूज करें जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। यानी यहाँ पे क्या होता है, जब हम एक बेहतर फ्रेमवर्क करते हैं, यहाँ पे जब एक पूरी टीम तैयार करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उससे ये फायदा होता है कि हम हर एक इंडिविजुअल को उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसकी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे जो भी रिसोर्सेस हैं, उन सभी रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम आउटपुट ले पाते हैं, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है अपने रिसोर्सेज का। इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए भी हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिससे कि हम मैक्सिमम यूज कर सके रिसोर्सेज का। फिफ्थ पॉइंट दिया है बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। दूसरी बात, यहाँ पे आपने सुना होगा कि मैनेजरियल लेवल में होते हैं 3 लेवल आपको बताए गए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना। और उसके बाद एक वर्कर का लेवल आता है जहां पे वर्कर्स उन सारे लेवल मैनेजमेंट के लेवल्स पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो सीधे सीधे वो मशीन पे काम करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो होना क्या चाहिए कि अगर हम एक बहुत बेहतर ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क तैयार किए हुए हैं, तो इसका एक एडवांटेज ये होगा कि उनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन का ये भी काम है, इसलिए भी इंपॉर्टेंस है कि उस सारे मैनेजर से लेकर के वर्कर्स तक के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। यह ठीक है कि उन सभी का अपना अपना एक रोल है, सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल वर्क है, तो उनके इंडिविजुअल वर्क को तो डिसाइड करना ही है, बट उनके बीच में इस प्रकार का एनवायरनमेंट तैयार करना भी है जिससे कि आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके और एक दूसरे से कम्युनिकेट करके अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी
सेक्टर में, तो हम सब लोग मिलकर के कोऑर्डिनेट होकर के उस काम को करते हैं। ओके, तो यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर बेहतर ऑर्गेनाइजिंग की गई है तो बेहतर ऑर्गेनाइजिंग का यही महत्व है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि हम वहां पे कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकें। 6 पॉइंट दिया है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मीनिंग यहाँ पे है कि अगर हम अपने मैनेजरियल लेवल्स को, जो 3 कैटेगरीज बताए गए हैं, उनको उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर दी जाती है, डिफाइन कर दी जाती है, तो पक्का है डेफिनेटली वो लोग निश्चित रूप से अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण वो बेहतर तरीके से मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी मैनेजर को कोई राइट ही प्रॉपर तरीके से न दिया जाए, उनको रिस्पॉन्सिबल न बनाया जाए कि अगर ये काम गलत होता है तो इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इस तरह की चीजें न की जाए तो पक्का है निश्चित रूप से कि वो मैनेजर समझ ही नहीं पाएगा कि हमें करना क्या है। यानी कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो अगर कोई भी मैसेज ड्रॉप करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, तो उस मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि मुझे किस व्यक्ति से, किस पर्सन से कौन सा मैसेज मिलने वाला है, कौन सा ऑर्डर मिलने वाला है, और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हमको सारी चीजें आगे फॉलो अप करनी है। तो इसका सेंस ये हो गया कि अगर हम बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो हमारे जो मैनेजमेंट होता है ना, उनके काम करने का स्किल ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। यानी इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। यानी कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स व्हाट इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया जाए, सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, तो हमारे जो मैनेजर होते हैं वो मैनेजर्स बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एडॉप्टेशन ऑफ चेंजेस। एडॉप्टेशन ऑफ चेंजेस यानी यहां पे क्या मतलब हो गया, एडॉप्टेशन ऑफ चेंज का सेंस यहां पे लिया जाएगा कि यहां ऑर्गेनाइजेशन में इस बात को भी लेकर के पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, पूरा ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि इन फ्यूचर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव तो करने वाले हैं, करेंगे ही, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उन नई टेक्नोलॉजी से भी हम जुड़ेंगे। जरूरत पड़ने पे हम उस रिलेटेड वर्कर्स को, रिलेटेड एम्प्लॉइज को भी क्या करेंगे, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने के लिए, उनको उनकी स्किल को बेटर करने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो बेटरमेंट कर सकते हैं अपने काम में, अपने परफॉर्मेंस में। यानी कि यहाँ पे एडॉप्टेशन ऑफ चेंज का सेंस क्या हो गया कि यहाँ पे एक बेटर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया है तो इससे क्या होता है कि हम नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए तैयार रहें। अगर कल हम मैन मेड तरीके से, चूंकि हमें पता है कि इंडिया में मैन इंटेंसिव एक्टिविटी ज्यादा होता है, क्योंकि इंडिया में कैपिटल की कमी है, सबके पास पूंजी की कमी है मोस्टली जगह, तो यहाँ पे क्या होता है, मैन मेड की जगह पे अगर हम मशीन मेड, मैकेनिकल मेड इंटेंसिव से काम करते हैं तो निश्चित से नई टेक्नोलॉजी आ गई। अगर वो नई टेक्नोलॉजी तो आ गई लेकिन हमारे वर्कर्स को पता नहीं है, तो हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी, कॉस्ट बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी कॉस्ट ज्यादा होगा। तो क्या करना चाहिए, हमें नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहिए। जैसे आज के डेट में क्या हो गया, हमने कंप्यूटर लगा लिए, हमने कैमरे लगा लिए, जिससे कि कैमरे में हम सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं, सारी एक्टिविटीज को देख पा रहे हैं। तो इन टेक्नोलॉजी को लेने से निश्चित रूप से हमारे वर्क करने के परफॉर्मेंस में इंक्रीज होना ही होना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे मीनिंग ये हो गया, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन का सेंस यहाँ पे लिया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक फायदा और होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का काम किया जाता है, तो उसमें हमें क्या होना चाहिए, अपने एम्प्लॉइयों के ग्रोथ को भी ध्यान देना चाहिए। जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं उनको टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनकी स्किल को और बेस्ट किया जा सकता है, और समय समय पे इनसे क्या लिया, इनसे भी
कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी अपने वर्कर्स को, अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी इस बात के लिए वेलकम करना चाहिए कि आप भी उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अगर अपनी कोई राय, एडवाइस देना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके एडवाइस को एक्सेप्ट किया जा सकता है, अगर वो सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, या वो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, तो निश्चित रूप से हम अपने एम्प्लॉइयों से, अपने वर्कर्स से भी एडवाइस लेने के लिए तैयार हैं। इससे एडवांटेज क्या होगा कि वो जो वर्कर्स हैं जब वो अपना एडवाइस देते हैं, अगर उनके एडवाइस को एक्सेप्ट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, उससे हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं, तो उसको भी अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैनेजर्स को भी ये लगेगा कि ये एम्प्लॉय तो बेटर है, इसके पास टेक्निक है, इसके पास थिंकिंग है, बहुत सारे इमेजिनरी थॉट्स हैं, और इसलिए उसका इन फ्यूचर प्रमोशन होना पॉसिबल होगा। उसको भी एक नए स्टेप पे, नए पायदान पे, नए डेजिग्नेशन पे जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हर एक व्यक्ति का काम करने का एक मैक्सिमम टाइम होता है, एज फैक्टर होता है। तो अगर कोई मैनेजर है और वो मैनेजर अब रिटायर होने वाला है, तो उसके नीचे जो असिस्टेंट मैनेजर है या उसके नीचे जो फोरमैन है, सुपरवाइजर है, उनको भी धीरे धीरे काम करने से उनकी स्किल जो बेटर होती है, तो मैनेजर के रिटायर होने के बाद धीरे धीरे असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे आ जाएगा। जो सुपरवाइजर था वो मतलब सुपरवाइजर से प्रमोट होकर के फोरमैन बन जाएगा। उस मतलब कि ये नई नई चीजें हम जितना बेहतर परफॉर्म करेंगे, नई चीजों को ऐड करते जाएंगे, एक समय आएगा कि हम धीरे धीरे प्रमोट होकर के अपने पोजीशन से ग्रो कर जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हो गया ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट दिया है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में ये देखना होगा हमें कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कि ऑर्गेनाइजेशन में ये होना चाहिए कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनका भी पर्सनली क्या हो सकता हो, उनका भी ग्रोथ हो, उनका भी डेवलपमेंट हो, और जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उन ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे एक तो क्या होना चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जॉब उनके प्रोफाइल से मैच करता हुआ होना चाहिए। तीसरा चीज, जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ साथ जॉब में इंटरेस्ट क्रिएट कराना, ठीक है ना, उनको टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको नई टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करना है, कनेक्ट करना, और उनको ये भरोसा देना कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर्ड हो, सेफ हो, और आप अगर बेहतर करते हो तो आपके लिए इन फ्यूचर बेहतर अपॉर्चुनिटी भी तैयार है। सोर्स ऑफ सिक्योरिटी, सोर्स ऑफ सिक्योरिटी लास्ट पॉइंट है। ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंस क्या है, सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। जो भी हमारे वर्कर्स काम करते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, उन एम्प्लॉइज को हम इस तरीके से मोटिवेट करेंगे, उनसे इस तरह से काम लेंगे कि हम उनको यह महसूस करा सकें कि आप अपने जॉब को बेहतर तरीके से परफॉर्म करो, आपको निश्चित रूप से यहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी दी जाती है। क्योंकि मोस्टली आप सुने होंगे कि मैंने ये जॉब छोड़ दिया, अभी ये कंपनी छोड़ दिया, दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे कंपनी में, तो यहाँ पे मुझे सैलरी कम था, दूसरे कंपनी में सैलरी ज्यादा मिल रहा है, यहाँ एक सुविधाएं कम थी, वहां ये सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी। तो यहाँ पे हमें अपने एम्प्लॉइज के ग्रोथ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी जॉब सिक्योरिटी, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को ध्यान में रखते हुए इस बात को भी ध्यान देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि हमारे एम्प्लॉइज ही वो बोन्स हैं, बैकबोन्स हैं, जो कि हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट करते हैं, या हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन को टॉप लेवल पे ले जाकर के पहुंचा देते हैं, वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हमारे इंटेलिजेंट एम्प्लॉइज हैं, परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज हैं, उनके कारण ये पॉसिबल होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉइज, अपने वर्कर्स को इस बात का भी एहसास कराना चाहिए कि आप अगर बेहतर करते हो तो आपका फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है, और आप टाइम टू टाइम अपने सीनियर्स के साथ कनेक्टिविटी बना करके उनसे कुछ चीजें सीख सकते हो, और इन फ्यूचर आप स्टेबल भी होगे फाइनेंशियल और जॉब
प्रॉब्लम की डाउट है कि जॉब में से कब निकाल दिया जाए, तो इस तरह की डर वाला जो एनवायरनमेंट है उससे हमको बचने में ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही हेल्प करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्या देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग। इट इज आई थिंक मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू मेक a proper organization, and into this organization we optimum utilize our resources। तो आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को देखा, समझा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।